नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम जानेंगे मुगल काल के स्थापत्य कलाओं के बारे में कि भाई कौन कौन से बादशाहों ने कौन कौन सी स्थापत्य कलाओं का निर्माण किया। ठीक है, यानी कि स्थापत्य कला से संबंधित मतलब भवन निर्माण, स्मारक, ठीक है ना, जो भी उन्होंने बनाए उनसे किस प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मुगल कालीन, क्या मुगल कालीन स्थापत्य कला, यानी कि स्थापत्य कला या संस्कृति। होता क्या है, मुगल काल को बहुत सारी, यानी मुगल काल को बहुमुखी संस्कृतियों की गतिविधियों के कारण, क्या है, बहुत सारी संस्कृतियों की गतिविधियों के कारण इसे क्या कहा गया, दूसरा क्लासिकल युग। क्या, दूसरा क्लासिकल युग इसे कहा गया। पहला क्लासिकल युग क्या था, गुप्त काल। तो दूसरा क्लासिकल युग क्या है, मुगल काल। होता क्या है कि ये जो मुगल काल है, मुगल काल में मुगल काल की जो स्थापत्य कला है, ये मध्य एशिया की इस्लामी और भारतीय कलाओं का मिश्रण है। क्या है, भारतीय कलाओं का मिश्रण है। इनमें भी इनमें क्या है, इनके अंतर्गत क्या है, ये जो मिश्रण है, जो मिश्रित रूप है, इसमें क्या है कि देखो, फारस और मध्य एशिया और तुर्की, फारस, मध्य एशिया, तुर्की और भारत की क्या है, बंगाल, गुजरात और जौनपुर के स्थानों की परंपराएं भी इसमें शामिल है, यानी उनका भी मिश्रित परंपराओं का मिश्रित रूप इसमें देखने को मिलता है। अब इनकी विशेषता की अगर हम बात करें, ये जो मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषता है वो क्या है, तो इनकी जो विशेषता है कि संगमरमर के पत्थरों में, क्या विशेषता है स्थापत्य कला की मुगलों की, यहां पर समझो, जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि आप सभी मित्र जो हैं, जो साथी हैं, बहुत ही होशियार हैं, फिर भी ज्ञान कहीं से भी मिले उसे लेना चाहिए। तो जो स्थापत्य कला है मुगलों की, इसकी मुख्य विशेषता क्या थी कि संगमरमर के पत्थरों में क्या था, हीरे मोतियों को जड़ा जाता था। ये जो हीरे मोती जड़े जाते थे, इसको बोलते थे पितृदुर्रा। पितृदुर्रा के नाम से इन्हें जाना जाता था। इसकी क्या विशेषता और थी कि जो भवन थे, भवन या विलास, जो विलास थे, इनमें बहते हुए पानी का भी समन्वय है, यानी बहते हुए पानी का भी समन्वय का प्रयोग ये लोग करते थे मुगल काल के स्थापत्य कला में। अब सबसे पहले जो मुगलों की हमें स्थापत्य कला के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है बाबर से। तो बाबर ने सबसे पहले 1529 ईस्वी में पानीपत के निकट, था तो वो पानीपत ही, लेकिन उसके निकट काबुली बाग में एक मस्जिद बनाई, जिसका नाम काबुली मस्जिद के नाम से भी उसे जाना जाता है। ये थी बाबर की सबसे पहले स्थापत्य कला, यानी उसके शासन के दौरान। अब उसने फिर रोहेलखंड के अंतर्गत आता है संभल। तो संभल की क्या बनाई, उसने जामा मस्जिद बनाई। किसने, बाबर ने। उसके बाद में उसने आगरा में उद्यान में क्या, उद्यान यानी बाग में, चार बाग पद्धति पर, चार बाग नहीं, बाग उद्यान में उसने ज्यामितीय विधि पर नूरे अफगान यानी एक बाग का निर्माण किया था, जिसे नूरे अफगान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं देरी न करते हुए। मुगल कालीन स्थापत्य कला, देखो मैंने आपको बताया, बहुत सारी मुगल काल को बहुत सारी संस्कृतियों की गतिविधियों के कारण, ठीक है, गतिविधियों के कारण क्या बोलते हैं, दूसरे युग का, यानी दूसरा क्लासिक युग इसे बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत ये थी किससे बनी हुई, किससे, तो मैंने अभी आपको जानकारी दी। तो इसमें जो है, इसमें मध्य एशिया की इस्लामिक और भारतीय कलाओं का मिश्रण था स्थापत्य कला में।
और क्या था इसमें भी, इसमें फारस, मध्य एशिया और तुर्की और भारत के क्या थे, गुजरात, बंगाल और जौनपुर के स्थानों की परंपरा इसमें मिश्रित थी, सम्मिलित थी, जिससे ये स्थापत्य कला बनती थी। और तीसरी इसकी विशेषता क्या थी, विशेषता इसकी ये थी कि इसकी जो सजावट होती थी वो संगमरमर के पत्थरों में हीरे मोती जड़े जाते थे, हीरे मोती उनमें जड़े जाते थे। इस विधि या तकनीक को क्या कहते थे, पितृदुर्रा। पितृदुर्रा क्या था, सजावट करने की प्रक्रिया क्या थी, तकनीक, उसे बोलते थे पितृदुर्रा। और भवनों में और विलासों में बहते हुए पानी का भी प्रयोग किया जाता था। अब जो इसकी शुरुआत होती है, मैंने आपको बताया था बाबर ने करी थी पानीपत में काबुली बाग मस्जिद, जो कि 1529 ईस्वी में बाबर के द्वारा बनाई गई थी। अब बाबर ने स्थापत्य कला का दूसरा उदाहरण रोहिलखंड संभल की जामा मस्जिद इसने बनवाई थी। तीसरा इसने क्या कार्य किया था, बाबर के शासन के दौरान की ही घटना है। इसने आगरा में जो लोधी किला था, यानी लोधियों के द्वारा बनाया गया किला था आगरे में, उसके अंदर यानी उसके भीतर भी इसने एक मस्जिद बनवाई थी। किसने बनवाई थी, बाबर ने। ठीक है, अब इसने ज्यामितीय विधि पर, किस पर, ज्यामितीय विधि, याद रखना, ज्यामितीय विधि के द्वारा बाबर ने क्या करा, एक उद्यान लगवाया था आगरा में। उद्यान मतलब एक तरीके का बाग लगवाया था। उसे किस नाम से जाना जाता है, तो नूरे अफगान। ठीक है, नूरे अफगान। तो ये थी बाबर के समय की स्थापत्य कलाएं। ठीक है, इन्हीं के आधार पर जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, ज्यादातर बाबर के द्वारा बनी हुई मस्जिद से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कौन से सन में बनी, कहां बनी, कौन सी बनी, किस नाम से जाना जाता है, वो मैंने आपको बता दी। दूसरा, नूरे अफगान बाग यानी आराम बाग जो है वो आगरा से संबंधित भी क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। बात करते हैं हुमायूं की। जब हुमायूं का शासन आता है तो हुमायूं ने 1533 ईस्वी में, किसने, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने क्या बनाया था, दीने पनाह बसाया। दिल्ली में दीने पनाह बसाया, जो कि आज पुराने किले के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, पुराने किले के नाम से जाना जाता है, पुराने किले के नाम से मशहूर भी है। और फिर उसके बाद में हुमायूं के द्वारा क्या चीज बनाई गई, तो हुमायूं ने हिसार, यानी हिसार का क्षेत्र है फतेहाबाद, इसमें फारसी शैली पर, कौन सी शैली पर, तुर्की, अरबी या हिंदुस्तानी या वो नहीं, याद रखना, फारसी शैली पर एक मस्जिद बनाई थी। किसमें, कहां बनाई थी, फतेहाबाद हिसार में। बात करते हैं, ये जो संबंधित है ये है हुमायूं के समय से संबंधित। अब हुमायूं के मकबरे के बारे में जान लेते हैं। लेकिन हुमायूं का मकबरा हुमायूं ने नहीं बनवाया था, उसकी विधवा बेगम थी हाजी बेगम। हाजी बेगम ने, अकबर का समय था, अकबर का शासनकाल था, हाजी बेगम ने इसे 1565 ईस्वी में बनवाया था। हुमायूं का मतलब मकबरा 1565, उसकी विधवा हाजी बेगम ने इसे बनवाया था। यह भारत में बना हुआ पहला, ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषता है उसके बारे में जान लेते हैं। यह दोहरी गुम्बद से बना हुआ है। क्या, दोहरी गुम्बद से बना हुआ भारत का पहला मकबरा है जिसमें दोहरी गुम्बद बनी हुई है। दूसरा, इसकी और विशेषता क्या है, जिनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये वही शब्द हैं जिनसे कि पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये जो मकबरा पहला दोहरी गुम्बद वाला मकबरा, ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा चुका है। भारत का पहला मकबरा है, ठीक है, दोहरी गुम्बद। और पहला मकबरा किस चीज का है, चार बाग पद्धति का। यहां पर आप याद करना, चार बाग पद्धति का पहला मकबरा है। लेकिन 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 इससे पहले बाग युक्त मकबरा बना हुआ था। किसका, सिकंदर लोदी का। इससे पहले बाग युक्त मकबरा जो बना हुआ था वो था सिकंदर लोदी का। तो आप याद रखना कि केवल बाग युक्त मकबरा अगर आता है तो वो होता है सिकंदर लोदी का, अगर क्वेश्चन पूछा जाए। और अगर पूछा जाए चार बाग पद्धति पर किसका मकबरा बना है, तो वो बना है हुमायूं का मकबरा। इस मकबरे को क्या कहते हैं, ताजमहल का पूर्वगामी। क्या, ताजमहल का पूर्वगामी मकबरा कहते हैं। बनवाया किसने था, इसका वास्तुकार कौन था। क्योंकि देखो ये भी क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है कि ताजमहल का पूर्वगामी किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन आया है। दूसरा, वास्तुकार से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में
हमेशा पूछे जाएंगे, या फिर ये नहीं है कि इसके बारे में पूछा जाए। मुगल काल में जितने भी बादशाह थे उनके जो वास्तुकार थे उनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो हुमायूं का जो वास्तुकार था मकबरे का वो था मिर्जा मीरक गयास। क्या? मिर्जा मीरक गयास था। अब इसके मॉडल की बात अगर आ जाए कि भाई मॉडल किस चीज पर बना हुआ था, क्वेश्चन पूछ लिया जाए मॉडल से संबंधित, तो मॉडल जो था वो फारसी मॉडल था इस मकबरे का, याद रखना। अब अगर क्वेश्चन बन जाए वास्तुकला से संबंधित कि वास्तुकला कौन सी थी, तो इस मकबरे की जो वास्तुकला थी वो पंचरथ थी। वास्तुकला किस चीज की थी? तो पंचरथ थी। हो सकता है ये क्वेश्चन भी पेपरों में पूछ लिया जाए। तो देखो एक इसकी यानी हुमायूं के शासन से संबंधित जो और उसकी बेगम के से जो ये मकबरा बना, स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जहां पर मैंने अंडरलाइन करी है, यानी कि मैंने जिसके नीचे लाइन खींची है, यहीं से क्वेश्चन पेपरों में ज्यादातर बनते हैं, पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगले बादशाह जो बनता है वो शेरशाह बनता है, क्योंकि हुमायूं का समकालीन था। तो इसने शेरगढ़ यानी दिल्ली का शेरशाह नगर बसाया। उसे शेरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, या फिर उसे दिल्ली शेरशाही नगर के नाम से भी आप कह सकते हो, जो कि किसने? शेरशाह सूरी ने बनाया था। इसने दीन पनाह के ऊपर, ठीक है, दीन पनाह के ऊपर क्या बनवाया? शेर यानी पुराना किला जो था आज भी है। तो इसके अवशेषों पर दीन पनाह के ऊपर जो बनवाया था शेरशाह ने निर्मित करवाए थे कुछ अपने समय की स्थापत्य कला। तो उनमें से आज भी अवशेषों के तौर पर हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं भाई? देखो, लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा आज भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। दिल्ली में लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा आज भी हमें मिलते हैं, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित है। और किले कूला मस्जिद इसने पुराने किले में बनवाई 1542 ईस्वी में। क्या? किला कूला मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। और ये किला कूले और कुंद यहां से भी संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी पेपरों में आया था कि किला कूला मस्जिद किसने बनवाई। ठीक है, अब शेरशाह सूरी का सबसे महत्वपूर्ण और उत्कर्ष जो उदाहरण मिलता है इतिहास में स्थापत्य कला का, वो मिलता है इसके द्वारा बनाया हुआ इसका मकबरा। तो वो मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ। देखो, ये क्वेश्चन भी पेपरों में आ चुका है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? तो सासाराम बिहार में, जो कि आज के आधुनिक रोहतासगंज के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं उससे अगला जो शासक बनता है वो बनता है अकबर। अकबर के जो भी स्थापत्य कला बने, यानी जो भी उसने निर्माण किए, वो किस शैली पर आधारित थे? क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भाई अकबर के द्वारा जो भी निर्माण कार्य किए गए वो या उसमें कौन सी शैली का मिश्रण था, या कौन सी शैली के द्वारा बनाए गए थे। तो देखो, अकबर की जो शैली थी वो थी फारसी, हिंदू और बौद्ध। ये तीनों की शैलियों का मिश्रण, याद रखना कौन कौन सी? फारसी, हिंदू और बौद्ध, ये तीनों शैलियों का मिश्रण था। हालांकि जो मुगलों के स्थापत्य कला है वो इंडो इस्लामिक यानी भारतीय और इस्लामिक संस्कृतियों का मिश्रण है, लेकिन अकबर ने जो निर्माण किए थे, जो निर्माण कार्य किए थे, जो स्थापत्य कला बनाई, उसमें फारसी, हिंदू और बौद्ध तीनों शैलियों का मिश्रण था। अब तुम देखो, अकबर की जो स्थापत्य कला है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक आगरा में निर्मित उसकी स्थापत्य कला, दूसरी फतेहपुर सीकरी में निर्मित स्थापत्य कला। और इसकी इन्हीं कलाओं को भी हम दो भागों में बांटते हैं। कौन सी? एक तो धार्मिक और एक अलौकिक। क्या? धार्मिक और अलौकिक, दो भागों में बांटते हैं। आगरे में अकबर ने क्या बनाया? अकबरी महल और जहांगीरी महल, जो कि आज भी है। क्या? आगरे में अकबर ने कौन कौन सी चीजें बनाई? अकबरी महल और जहांगीरी महल। अब देखो, आगरे का किला भी अकबर ने बनवाया। क्या? आगरे का किला कब बना था? 1565 से 1573 ईस्वी में, याद रख लेना। अब जहांगीरी महल जो है, यहां से क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है कि भाई जहांगीर महल किसकी नकल है? तो ये ग्वालियर में किला बना हुआ है। कहां पर? ग्वालियर में किला बना है मानसिंह महल। ठीक है, कहां पर बना है? मानसिंह महल। तो ये जो जहांगीरी महल है ये मानसिंह महल की ही नकल है। क्या है? मानसिंह महल की ये नकल है।
अब बात करते हैं, ये तो है आगरा की स्थापत्य कला। अब फतेहपुर सीकरी, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को भी अपनी राजधानी बनाया था 1570 और 71 ईस्वी में। कब? फतेहपुर सीकरी को कब बनाया था? 1570-71 में अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। और यहाँ पर जो भी स्थापत्य कला का निर्माण हुआ, ठीक है, जो भी स्मारक या भवने बने, वो धार्मिक और अलौकिक दो भागों में बांटे गए, धार्मिक और अलौकिक, ये भी आप याद रख लेना। लेकिन फतेहपुर सीकरी का जो वास्तुकार था वो कौन था? ठीक है, यहां से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं कि वास्तुकार कौन था फतेहपुर सीकरी का। तो खुद अकबर था इसका वास्तुकार। कौन? इसका जो वास्तुकार था स्वयं अकबर था। अब वास्तुकार से संबंधित क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। अब आता है अगला क्वेश्चन कि यहां फतेहपुर सीकरी की जो स्थापत्य कला है, यानी कि जो भवने हैं, जो स्मारक हैं, जो किले हैं, उनकी विशेषता क्या थी? विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें क्या थी? इसकी विशेषता थी चापाकार, चापाकार और धरणिक, धरणिक शैलियां, यानी चापाकार और धरणिक शैलियां इसकी विशेषता थी। अब इनमें कौन कौन सी चीजें, यानी कौन कौन से स्मारक बने या भवन निर्माण बने या स्थापत्य कला बने? तो दीवाने-आम, अकबर ने दीवाने-आम बनवाया। लेकिन दीवाने-आम की अब क्या विशेषता है? तो दीवाने-आम की जो विशेषता है, इसका जो प्रांगण है वो आयतकार है। आयतकार, याद रखना क्या है? दीवाने-आम की विशेषता आयतकार है, यानी इसका जो प्रांगण बना हुआ है वो आयतकार बना हुआ है। यानी इसी आयतकार प्रांगण के नीचे बादशाह अपने सिंहासन पर, नीचे सिंहासन होता था, उस पर बैठता था। इसकी विशेषता और क्या है कि इसके जो स्तंभ हैं, स्तंभ के ऊपर से निकले हुए इसके छज्जे, यानी स्तंभों से निकले हुए छज्जे इसकी विशेषता है। बात करते हैं दीवाने खास की कि भैया दीवाने खास में क्या विशेषता है? तो दीवाने खास की जो विशेषता है, ये क्या है? घनाकार, याद रखना, ये घनाकार बना हुआ है। और इसमें क्या है? हिंदू और बौद्ध। दीवाने खास जो है उसकी विशेषता क्या है कि ये घनाकार है और इसमें हिंदू और बौद्ध शैलियों का मिश्रण है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है ज्यादातर कि फतेहपुर सीकरी में बना हुआ सबसे बड़ा महल किसका है? तो देखो, सबसे बड़ा महल से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे बड़ा महल था जोधाबाई का महल। क्या? जोधाबाई का महल सबसे बड़ा महल था। अब बात करें इसके अलंकरण की कि जोधाबाई के महल की क्या क्या विशेषता है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं पेपरों में। तो वो विशेषता है अलंकरण। इसका जो अलंकरण है जोधाबाई के महल का, वो दक्षिण के मंदिरों से है। इसका अलंकरण कहां से लिया गया है? दक्षिण के मंदिरों से। अब बात करते हैं इसकी शैली की कि जोधाबाई का जो महल है उसकी शैली किस प्रकार की थी? तो गुजराती शैली से निर्मित है। क्या? इसमें जो शैली का प्रयोग हुआ था वो गुजराती शैली का प्रयोग हुआ था, ये इसकी विशेषता होगी। अब अगर जोधाबाई के महल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पर पेपरों में बनता है तो यही पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। बात करते हैं पंचमहल की, अकबर के द्वारा बना हुआ। तो पंचमहल जो है, यानी उसे हवा महल के नाम से भी जाना जाता है, ये इसकी विशेषता क्या है? भाई पंचमहल से संबंधित है। पंचमहल किस आकार में बना हुआ था? पिरामिड आकार में। ठीक है, तो पिरामिड आकार में बना हुआ है पंचमहल, और कितना है? 5 मंजिला बना हुआ है, इसलिए इसे पंचमहल कहते हैं। 5 मंजिल का बना हुआ है। अब इसकी विशेषता क्या थी? किस पर आधारित था? तो इसकी विशेषता थी कि नालंदा के बौद्ध विहार। क्या? नालंदा के बौद्ध विहार की प्रेरणा पर यह आधारित था, यानी नालंदा के जो बौद्ध विहार बने हुए थे उसी को देखकर, उसी के ही प्रेरणा लेकर, उसी के आधार पर बना हुआ ये पंचमहल था। अब बात करते हैं फतेहपुर के अगले गौरव की, यानी अगली जो स्थापत्य कला है अकबर द्वारा निर्मित, तो वो थी जामा मस्जिद। जामा मस्जिद से संबंधित क्वेश्चन काफी बार आए क्योंकि जामा मस्जिद शाहजहां ने भी बनवाई थी। ठीक है, अब जामा मस्जिद शाहजहां ने भी बनवाई थी जो कि दिल्ली में है, और जामा मस्जिद बाबर ने भी बनवाई थी जो कि कहां पर? संभल में है। अब जामा मस्जिद अकबर ने भी बनवाई जो कि फतेहपुर सीकरी है। अब यहां से एक संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे क्या बोलते हैं? जामा मस्जिद को फतेहपुर का गौरव। क्या? जामा मस्जिद को फतेहपुर के गौरव के नाम से जाना जाता है। अब इसकी विशेषता देखो, बनावट।
भाई इसकी खासियत क्या है कि ये जो मस्जिद है वो संगमरमर की बनी है। किससे? संगमरमर की बनी है। अब इसी के बारे में, इसी मस्जिद के बारे में जो विद्वान है, इतिहासकार हैं, क्या है? फर्गुसन, फर्ग्यूसन, ठीक है, सॉरी, फर्ग्यूसन है। उन्होंने कहा है कि पत्थरों में, उन्होंने इस मस्जिद के बारे में कुछ शब्द बोले हैं कि पत्थरों में रोमी कथा, पत्थरों में रूमी कथा का समन्वय इस मस्जिद के को देखकर उनके ये सब निकले हुए हैं। अब होता क्या है, 1572, कहीं कहीं पर देखो 73 भी मिलती है अकबर की विजय गुजरात की, लेकिन 1572 ईस्वी में अकबर ने करी थी गुजरात विजय। जब ये गुजरात विजय करी थी तो इसने दक्षिण यानी फतेहपुर सीकरी के दक्षिण में, यानी आप इसे इस हिसाब से भी कह सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी के दक्षिण द्वार, फतेहपुर सीकरी का दक्षिण द्वार, यानी जो कि 134 फुट ऊंचा है। क्या है? 134 फुट ऊंचा है। तो गुजरात विजय के बाद में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। किसका? बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था, बुलंद दरवाजे का। भैया बुलंद दरवाजा बना हुआ किस चीज का है? यहां से अगर क्वेश्चन पेपरों में पूछ लिया जाए कि बुलंद दरवाजा किस चीज का बना है, तो लाल बलुआ पत्थर का। क्या? लाल बलुआ पत्थर का। जबकि लाल बलुआ पत्थर से क्या है? दिल्ली का, शाहजहां के द्वारा बना हुआ दिल्ली का लाल किला भी है। अब आगरे का भी है लाल बलुआ पत्थर से, लेकिन दिल्ली का ज्यादातर पूछा जाता है। अब देखो, अब इसकी शैली की अगर बात करें, शैली की भी अगर संबंधित क्वेश्चन आ जाए कि भैया किस शैली पर आधारित है ये बुलंद दरवाजा, शैली कौन सी है? अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदुस्तानी, इंडो इस्लामिक, इस प्रकार से अगर शैली के बारे में पूछा जाए तो इसकी जो शैली है अर्ध गुंबदीय शैली, याद रखना, अर्ध गुंबदीय शैली के द्वारा इसे निर्मित किया गया था, है ना। अब इसके बाद अकबर आगरा से कहां पर बसने चला जाता है? लाहौर रहने, यानी लाहौर में निवास करने चला जाता है। तो 1585 में वो यहां से जाता है और लाहौर में रहने लगता है। जब वो लाहौर में रहने लगता है तो लाहौर में एक किले का निर्माण करता है, जिस किले का नाम क्या है? लाहौर किला। क्या है? लाहौर किले के नाम से उसे जाना जाता है। इसके बाद में अकबर ने क्या और भी स्थापत्य कला से संबंधित महलों का निर्माण किया। वो कौन से थे? जैसे कि मरियम महल। मरियम महल को देखो, मरियम महल से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में आ चुका है। तो मरियम महल को क्या कहा गया है? सुनहरा आवास। मरियम महल को दूसरा नाम क्या है? सुनहरा आवास, यानी स्वर्ण महल। तो ये क्वेश्चन पेपरों में आ चुका है, स्वर्ण महल। तो मरियम कौन है स्वर्ण महल? किसको स्वर्ण महल किसका है? तो मरियम महल को ही स्वर्ण महल भी कहा जाता है। अब देखो, सलीम चिश्ती का पोता था, ठीक है, सलीम चिश्ती का पोता कौन था? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह का मकबरे की बात करें तो ये भी अकबर के द्वारा निर्मित। तो इस्लाम शाह का जो मकबरा है इसकी विशेषता क्या है? इस्लाम शाह की मकबरे की विशेषता है कि वर्गाकार मेहराबों का प्रयोग इसमें किया गया है। क्या विशेषता है? वर्गाकार मेहराबों का प्रयोग इसमें किया गया है। अकबर ने इलाहाबाद में भी एक किला बनवाया, यानी इलाहाबाद का किला, ठीक है। तो किसने बनवाया? अकबर ने इलाहाबाद का किले का निर्माण किया। इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है 40 स्तंभों वाला। क्या? 40 स्तंभों वाला। इसमें बहुत सारे 40 स्तंभों वाला किला है, जिसे इलाहाबाद के किले के नाम से जाना जाता है। और अकबर ने बीरबल महल बनवाया, बीरबल महल खास महल। क्या? बीरबल महल खास महल। और इसने तुर्की सुल्तानों का महल, ठीक है, क्या? तुर्की सुल्तानों का महल। अब तुर्की सुल्तानों के महल को क्या कहा गया है? तो इतिहासकार है पर्सी ब्राउन। क्या नाम है? इतिहासकार पर्सी ब्राउन। तो पर्सी ब्राउन ने क्या नाम दिया है तुर्की सुल्तानों के महल को? स्थापत्य कला का मोती। क्या? स्थापत्य कला का मोती किसको कहा जाता है? पर्सी ब्राउन के द्वारा इसके बारे में ये शब्द कहे गए हैं। अगर हो सकता है क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछ लिया जाए कि स्थापत्य कला का मोती किसे कहा गया है, तो तुर्की सुल्तानों के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा गया। किसने कहा है? तो पर्सी ब्राउन ने कहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी, इनके द्वारा स्थापत्य कला के जितने भी
निर्माण थे, चाहे वो किले हों, भवन हों, स्मारक हों, उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।